सार्थक जब पीछे मुड़ता है तो हैरान रह जाता है और चौंकते हुए कहता है, अंडस्को सर आप यहाँ कैसे? हाँ, ये आरिफ था जिसे नींद नहीं आ रही दोनों के टेंशन के कारण, इसलिए वो यहाँ पर आ गया देखने के लिए कि दोनों ने वो काम किया कि नहीं। आरिफ ने धीरे से कहा, अंडस्को अरे कितने जोर से बोलते हो यार तुम, अभी नवीन सुन लेता तो सारा सच बाहर आ जाता। सार्थक ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोला, अंडस्को हाँ सही कहा आपने। आरिफ ने कहा, अंडस्को ये बताओ काम अभी तक हुआ है कि अभी बाकी है? सार्थक ने बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अंडस्को आपको लगता है मेरे जैसा पागलों के इलाज करने वाले डॉक्टर से ऐसे जासूसी का काम आता होगा? आरिफ ने उसको देख कहा, अंडस्को तुमसे यही उम्मीद थी, मैं तो नहीं जा सकता वहां पर, लेकिन तुम ये चिप लेकर जाओ और सिक्योरिटी पासवर्ड की जगह इस चिप को लगा दो। सार्थक ने आरिफ को देखा और कहा, अंडस्को इसे क्या होगा? आरिफ ने कहा, अंडस्को यह एक वायरस है जो पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक कर देगा एंड कोई सबूत भी नहीं बचेगा कि पासवर्ड अनलॉक कैसे हुआ, क्योंकि ये वायरस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सार्थक ने हैरानी से आरिफ की ओर देखते हुए कहा, अंडस्को अच्छा तब मैं क्या करूं अभी? आरिफ ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, अंडस्को तुम क्या पागलों का इलाज करते करते खुद भी पागल हो चुके हो? सार्थक ने ना में सिर हिलाया और कहा, अंडस्को नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ देखो। इतना बोल सार्थक आरिफ के सामने अपने चेहरे को ले जाकर दिखाने लगता है। आरिफ ने उसका मुंह को अपने हाथ से पीछे करते हुए कहा, अंडस्को पीछे रखो अपना मुंह और जाओ नवीन के पास, वरना वो यहाँ तुम्हें खोजने आ जाएगा। सार्थक ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और वो चिप लेकर जाने लगा और आरिफ को ना आता देख बोला, अंडस्को अरे आप नहीं चलोगे? आरिफ ने चिढ़कर सार्थक को कहा, अंडस्को हाँ मैं वहां जाऊं और नवीन को दिखाऊं कि तुम सबकी मदद करने मैं भी आया हूं राइट? सार्थक समझ गया कि उसने एक बार उसके सर को इरिटेट किया तो वो आरिफ के हाथों मारा जाएगा, इसलिए उसने आरिफ को और कुछ नहीं कहा और नवीन के पास चला गया। वही आरिफ अपने वॉच में टाइम देखता है जहां सुबह 4 बजने वाला था। वो थोड़ा परेशानी में खुद से बोला, अंडस्को और 1 घंटा बाकी है, प्रसाद के आने से पहले हमें ये काम को अंजाम देना पड़ेगा वरना यहाँ से निकलने में प्रॉब्लम आ जाएगी। इतना बोल वो गहरी सांस लेता है और देखने लगता है कि नवीन और सार्थक वहां से अंदर गए कि नहीं। वही सार्थक अब नवीन के पास पहुंच गया था। उसे आता देख नवीन बोला, अंडस्को अरे तुम कहाँ रह गए थे? हाँ मैं तुम्हें खोजने आने ही वाला था। सार्थक बोला, अंडस्को एक इमरजेंसी कॉल आ गया था। नवीन ने थोड़े नाराजगी से कहा, अंडस्को इस समय भी तुम्हें एक इमरजेंसी कॉल आ सकता है जबकि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में हैं। सार्थक बोला, अंडस्को अरे तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी अपना काम करके निकल जाएंगे यहाँ से। नवीन ने बोला, अंडस्को अच्छा कैसे? अभी तक हमें इस लॉक को भी खोलना, काश मैंने थोड़ी हैकिंग भी सीख ली होती जिससे मैं ये सब चीजें भी खोल पाता और इसमें भी माहिर होता। नवीन अपनी तारीफ किए जा रहा था तब तक सार्थक ने लोक सिस्टम के साइड बार में चिप को लगाकर सिस्टम को हैक कर लिया था, जिससे चिप के सारे वायरस उस सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करने में लग गई। वहां टाइमर शो होने लगा, 10 सेकंड के अंदर अंदर वो लॉक खुल गया और सार्थक ने खुश हो गया और बोला, अंडस्को खुल गया। नवीन जो अपने बारे में बोले जा रहा था वो बोला, अंडस्को हाँ क्या खुल गया? सार्थक बोला, अंडस्को लॉक खुल गया चलो। नवीन हैरान था, वो बोला, अंडस्को तुमने लॉक खोल दिया, मतलब तुम्हें हैकिंग आती है? सार्थक बोला, अंडस्को मुझे हैकिंग आती है या नहीं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इससे पहले कि सच में यहाँ कोई आ जाए, हमें काम खत्म करके जाना भी है। नवीन ने कहा, अंडस्को हाँ ओके ओके। लेकिन वो मन में सोचा, अंडस्को अरे यार ये तो बड़ा टैलेंटेड डॉक्टर निकला, इसे तो सब कुछ आता है, हैकिंग में भी एक्सपर्ट है। मुझे क्यों नहीं आता? मैं भी सीखूंगा जल्दी ही हम। इतना बोल वो जल्दी से सार्थक के पीछे चला गया। वही वो दोनों एक अंधेरी सी जगह में पहुंचे। नवीन ने टार्च ऑन कर ली और बोला, अंडस्को हमें ध्यान से जाना पड़ेगा। सार्थक हैरानी से बोला, अंडस्को क्यों? नवीन ने कहा, अंडस्को क्या तुम अंधे हो? दिख नहीं रहा है तुम्हें यहाँ कितने वायर लगे हुए हैं? नवीन की बात सुन सार्थक ने सामने की और ध्यान से देखा, क्योंकि अंधेरे में वो वायर दिख नहीं रहे थे और वो वायर बहुत पतले भी थे जिससे किसी भी आम इंसान का एक बार में दिखना संभव नहीं था। नवीन बोला, अंडस्को छोड़ो मैं आगे जाता हूँ। सार्थक ने कहा, अंडस्को तुम अकेले जाओगे? नवीन ने कहा, अंडस्को हाँ, क्योंकि इसके आगे शायद खतरा हो सकता है। जहां तक मैंने सुना है प्रसाद के बारे में, वो ऐसे वायर के साथ ही अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने वाला, कुछ और भी जरूर शामिल हो सकता है।
सार्थक बोला अंडस्को अच्छा लेकिन तुम ऐसे अकेले जाओगे तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। नवीन बोला अंडस्को तुम हो ना, ये मेरा फोन है, इसे पकड़ो, मेरे पास एक सेंसर है, अगर मुझे जरा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो तुम आ जाना, समझे। सार्थक नवीन को एक बार फिर रोका लेकिन नवीन ने उसे समझा कर वाय के ऊपर से जम करके जाने लगा। सार्थक को लगा नहीं था नवीन इतना अच्छा जिम्नास्ट में अच्छा होगा। नवीन उस अंधेरी सी जगह से घूम हो गया। सार्थक ने एक गहरी सांस ली और नवीन के फोन को देखता है। नवीन वाय को पार कर एक रूम के सामने रुकता है जहां रेड लाइट चमक रही थी। नवीन ने उस रूम के लॉक के ओर गया, क्योंकि वो एक रूम था तो वहां पर बस फाइल ही थी। नवीन ने अपना टार्च निकाल कर हर वो फाइल छानने लगा जिसके बारे में सार्थक ने इसको बताया था। सार्थक ने उससे कहा था कि प्रसाद का बेटा अभी जेल में है और उसके जेल में रखने के कारण का असली सच प्रसाद ने जो बताया वो गलत है, और सच क्या है वो जानने के लिए हमें प्रसाद के बेटे की पूरी काली चिट्ठी निकालनी पड़ेगी। क्या प्रसाद अपने बेटे को किसी से बचाना चाहता है कि उसका कोई और ही प्लान है ये सब में ऑफ? ऐसा कौन सा केस है जिसे वो नाथ फैमिली की कंपनी में आया? नवीन ये सब को दिमाग में रखते हुए सब फाइल छंगाल रहा था, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला। उसने अब सारी फाइल्स नीचे रखकर चेक कर रहा था, तभी उसे कॉबर्ड की दीवार में एक लॉकर दिखाई दिया। नवीन को समझ आ गया कि इसी के पीछे शायद उसके बेटे का सारा काला चिट्ठा होगा, इसलिए वो जब लॉक खोलने की कोशिश किया तो वो नहीं खुला। उसने देखा ये भी पासवर्ड से खुलेगा तो उसका दिमाग खराब हो गया। अब तो वो कोई मास्टर तो था नहीं कि सब कुछ जानता हो। उसने 2-3 बार कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं। उसने सोचा कि अब तो बस हो ही गया, तभी उसने कहीं से कुछ आवाज सुनाई देने लगी जैसे कोई टाइम लॉक हो, और वो रेड लाइट भी अब ऑन ऑफ होने लगी। नवीन को समझ नहीं आया हो क्या रहा है, बेचारा कुछ समझ पाता तब तक के लिए उसके सामने वाली लाइट पूरी जल उठी और सामने के एंट्रेंस में एक स्टील वॉल लग गई जिससे बाहर जाने का पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। नवीन ने जब ये देखा तो जल्दी से उस वॉल के पास गया और जल्दी में बोला अंडस्को नो 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 नो, ये नहीं सकता, बंद मत हो। लेकिन नवीन ने देर कर दी थी, सारे के सारे आलम बजने लगे थे। नवीन ये देख घबराने लगा था। उसने वो वॉल खोलने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं। उसने महसूस किया कि वहां पर कोई गैस की स्मेल आ रही है। वो समझ गया कि वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया है। उसने अपना जल्दी से सेंसर निकाला और एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां पर उसका कोई मैग्नेटिव डिवाइस काम नहीं कर रहा था। उसका दिमाग खराब होने लगा। उसने वो सेंसर को जोर से पटका जिससे वो जमीन में ही गिरकर टूट गया, जिससे नवीन और बौखला गया और खुद के बाल नोचते हुए बोला अंडस्को क्या किया तूने, जरा सा भी पेशेंस नहीं है क्या? अब तो ये सेंसर भी नहीं रहा। इतना बोल वो रोने लगा और बोला अंडस्को ओ गॉड प्लीज उस पागलों के इलाज करने वाले डॉक्टर को भेजो मुझे बचाने के लिए। वही बाहर आलम की आवाज सुन शोक में था। वो बोला अंडस्को अरे यार ये आलम क्यों बज रहा है, क्या किया इस नवीन ने अंदर, और ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? वो इतना सोच ही रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा जिससे सार्थक चिल्ला के बोला अंडस्को कौन है कौन है? जिससे सामने खड़े आदमी ने सार्थक के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला अंडस्को अरे चिल्लाना बंद करो, मैं हूँ आरिफ। क्या किया तुम दोनों ने? लोग ऊपर आ रहे हैं और तुम दोनों ने पूरे घर के आलम को बाजबा दिए हो। सार्थक आरिफ को देख चैन की सांस लेता और कहता है अंडस्को ओह सर आप है, प्लीज ऐसे पीछे से आकर डराया मत करो। आरिफ ने कहा अंडस्को अरे डराने काम तो तुम कर रहे हो, बाहर सब बॉडीगार्ड 2 मिनट में आ जाएंगे और तुम दोनों ने पूरे प्लान में पानी फेर दिया है। सार्थक ने कहा अंडस्को मैंने नहीं, नवीन ने किया। आरिफ ने कहा अंडस्को लेकिन वो है कहाँ? सार्थक ने उस तरफ इशारा किया जहां पर नवीन गया था। आरिफ ने कहा अंडस्को तुम क्यों नहीं गए उसके साथ? सार्थक ने कहा अंडस्को उसने कहा वो अकेले संभाल लेगा इसलिए मैं नहीं गया, लेकिन उसने अपना फोन दिया है, रुको वो अभी हमें सिग्नल देता होगा कि उसको जरूरत है हमारे आने की। आरिफ ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो। उसने कहा अंडस्को लगता है तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है, पागल वो वहां फंस गया है, हमें अभी जाना पड़ेगा वहां पर। सार्थक हैरानी से बोला अंडस्को क्या सच में? आरिफ ने कहा अंडस्को हाँ, तुम बाहर गार्ड्स को संभालो। सार्थक ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से बाहर चला गया। वही आरिफ ने देखा कि वहां वायर लगे हुए हैं, उसे खोलने का तो टाइम नहीं था। उसने एक लॉन्ग जंप किया जिससे वो एक ही बारी में पूरे वायर को पार कर लिया। वो उस पार जाते
ही उस स्टील के वॉल के पास पहुंचा जहां उसे समझ आ गया नवीन फंस चुका है। उसने बाहर से उस दीवार को एनालाइज किया कि वो वॉल को खोलने के लिए 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर टाइमर शो हो रहा था। आरिफ को एक सेकंड नहीं लगा कि अंदर क्या हो रहा होगा नवीन के साथ। उसने जल्दी से अपना दिमाग लगाया और सामने की ओर देखता है जहां पर एक इलेक्ट्रिक मीटर की लाइट चमक रही थी। वो जल्दी से उसके पास गया और उस मीटर को देखा। उसने पास के सारे लाइट्स के में स्विच को बंद कर दिया जिससे वहां पर पूरा अंधेरा हो गया। वहीं अंदर नवीन की हालत खराब हो रही थी। उसका दम घुटने लगा था क्योंकि उस छोटे से रूम में कोई भी खिड़की या कोई हॉल भी नहीं था। उसने सारी जगह छान मार ली थी। उसने फिर से उस लॉकर को देखा जिसे देख उसे इतना गुस्सा जैसे वो उसे तोड़ देगा क्योंकि ये सब सिर्फ उस लॉकर के कारण ही हुआ था। उसने अपने हाथ में पकड़े रोड जो उसने सारी जगह छान मार कर पाया था उसे उस लॉकर ऊपर जोर से मारा जिससे उसके सर्किट सिस्टम कुछ प्रॉब्लम सा आ गया और एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ जिससे नवीन तो एक चौंक गया और जमीन में गिर। ब्लास्ट से बहुत से एविडेंस जो नवीन खोज रहा था वो जलने लगे। नवीन को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने कुछ ठीक किया नहीं, उल्टा सारा काम और बिगाड़ दिया। उसकी सांस भी घुट रही थी क्योंकि गैस और आग के कारण उसका ब्रेन काम करना बंद कर रहा था। उसने सोचा क्या वो यही मरने वाला है, क्या उसका अंत यही। जिस तरह की सिचुएशन अभी है उसे देखकर तो यही लगता है कि वो मरने वाला। उसके आंखों के सामने मेघना का चेहरा आ रहा था कि कैसे वो उससे पहली बार मिला। उसके बगल वाले पड़ोस में एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी वो आज उसके घर में विजिट करने आई थी। मिसेज नायडू सोफे में बैठी हुई थी और वो छोटी बच्ची शांति से बैठी हुई सेक्स खा रही थी और उसी को घूर रही थी। तभी मिसेज नायडू मुझे घूरते देख उस बच्ची को बोली अंडस को क्या हुआ मेघना, तुम नवीन को क्यों घूर रही हो। मेघना जो अभी सिर्फ 6 साल की थी उसने मुंह फूला के कहा अंडस को मॉम देखो ना, इस लड़के ने मेरे फेवरेट स्नैक्स चुरा लिए। नवीन जो सामने बैठा शांति से सेम स्नैक्स खा रहा था वो थोड़े हैरानी से सामने की ओर देखने लगता है वही क्योंकि इतने देर से वो खाने में ही ध्यान दे रहा था। उसने मेघना पर ध्यान दिया ही नहीं, उसे लगा आया होगा कोई उसके घर में उसके मम्मी पापा से मिलने। वैसे भी उसके घर कोई ना कोई आता ही रहता है इसलिए वो आराम से खा रहा था। लेकिन यहाँ किसी बच्ची की आवाज सुन हैरानी से सामने देखता है और एक बॉयकट गर्ल को देखता है जो उसे ही घूर रही थी। उसने सोचा अंडस को ये लड़का उसका क्यों घूर रही है। उसने इग्नोर करके खाने लगा। फिर से तो मेघना को गुस्सा आ गया। वो उसके पास गई और उसके मुंह से स्नैक्स छींटे हुए बोली अंडस को मेरे स्नैक्स मत खाओ गंदे लड़के। सब हैरान थे मेघना को देखकर। सावी जल्दी से मेघना को रोकते हुए बोली अंडस को मेघना बेटा ये तुम क्या कर रही हो, बैठो यहाँ। नवीन हैरानी से इस छोटी लड़की को देखता है जो उसके मुंह से निवाला छीन के ले गई थी। वही सावी सबसे माफी मांगते हुए बोली अंडस को सॉरी मिसेज नाथ, मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है, उसे पसंद नहीं कोई उसका स्नैक्स खाए लेकिन मैं इसे डांटूंगी। चलो तुम आज तुम्हारे डैड आज शिकायत करूंगी मैं। मेघना ने घूर के नवीन को देखा जो उसे ही देख रहा था। जैसे उसे देख कहा जाएगा उसे सच में मेघना पर गुस्सा आ रहा था। उसने जानबूझ के वही स्नैक्स लिए और मेघना को चिढ़ाते चिढ़ाते खाने लगा जैसे मेघना को जला रहा हो। मेघना घूरकर उसको देख रही थी और उसको सावी उसे लेकर जा रही थी। वही नंदनी नवीन के सिर पर मारते हुए बोली अंडस को क्यों चिढ़ा रहा है, उसे तुम्हारी न्यू फ्रेंड है, ध्यान रखना उसका। अपने सिर पर तपली पड़ने से नवीन ने नंदनी की ओर देखा और मुंह फुलाते हुए कहा अंडस को पर मैंने दोस्ती तो की ही नहीं उससे, उल्टा उसने लड़ाई की मुझसे। नंदनी बोली अंडस को तो क्या हुआ, दोस्ती भी कर लेगी। नवीन बोला अंडस को मुझे नहीं बनना उसका दोस्त। नंदनी बोली अंडस को तो क्या बनना है। नवीन बोला अंडस को नहीं पता, सोचकर बताऊंगा। इतना बोल वो वहां से भाग गया। नंदनी उसे देख मुस्कुरा दी। यही सब नवीन अभी सोच रहा था। उसकी आंखें बंद हो रहा था। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा अंडस को शायद मुझे कहने में देर हो गई मॉम, मुझे उसका हमसफर बनना था लेकिन अब शायद मैं उसके सफर में साथ नहीं हूँगा। इतना बोल उसकी आंखें बंद होने ही वाली थी, उसको किसी चीज की खुलने की आवाज आई और कोई शायद उसका नाम पुकार रहा था। उसने आंखें खोलने की कोशिश तो की लेकिन शायद वो इतने दम घुटने लगा से बेहोश हो गया था। आरिफ ने जैसे तैसे करके वायर मीटर से वायर को लेकर बोर्ड के सेंसर में जोड़ दिया और अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके उस वॉल को उठा दिया था। उसने देखा नवीन बेहोश हो रहा था, उसका नाम पुकारा लेकिन नवीन बेहोश हो गया। उसने देखा सारे फाइल्स पर आग लग चुकी है। उसने जल्दी से नवीन को उठाया और बाहर लाया और उसको उठाकर जाने लगा। इतने देर में उसने सारे वायरस को डेक्टिवेट कर दिया था जिससे वो कोई शोक न दे सके। उसने जल्दी से नवीन को उठाकर बाहर ले गया।
बाहर सार्थक ने सारे गार्ड्स को अच्छे से निपटा के सुला दिया था। उसने सारे सामने अपनी कार पार्क कर दी थी। आरिफ नवीन को उठाकर सार्थक के पास लाया। वो दोनों जल्दी ही नवीन को कार में रखते हैं। आरिफ बोला, अंडस्को तुम यही रहो, मैं आता हूँ। सार्थक हैरानी से बोला, अंडस्को कहाँ जा रहे हैं आप? आरिफ बोला, अंडस्को जल्दी आऊंगा। सार्थक ने कहा, अंडस्को लेकिन सर आग लग चुकी है, सारे फाइल्स अब तक जल चुकी होंगी। आरिफ ने कहा, अंडस्को हमारे पास यही एक मौका है सबूत को लाने के लिए, अगर मैंने वो चीज नहीं लाई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सार्थक आरिफ को रोकता है लेकिन वो नहीं रुकता, वही आरिफ वहां से चला जाता है। सार्थक को वेट करने अलावा कोई और कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नवीन को एक इंजेक्शन लगा दिया था जिससे उसे कोई तकलीफ न हो अभी तक के लिए, लेकिन हॉस्पिटल तो लेकर जाना ही था उसे। तभी उसे एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी जिससे सार्थक डर गया और जोर से बोला, अंडस्को सर। वो वहां पर जाने ही वाला था कि सामने से उसे आरिफ आता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ में एक छोटा सा बैग था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उस अंगारों से वो ऐसे आ रहा था जैसे कि आग उसका न जला सकती है न छू सकती है, क्योंकि वो खुद एक उन्हीं का हिस्सा हो और सारी चीजों समा लेने का ताकत रखता हो। उसने सामने की और सार्थक को देखा जो बहुत घबराया हुआ था। उसने उसे देख एक खतरनाक स्माइल की जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए। सार्थक तो खुश था कि आरिफ ठीक है। वो जल्दी से उसके पास गया और बोला, अंडस्को सर आप ठीक है ना? आरिफ ने कार में बैग रखते हुए बोला, अंडस्को तुम तो जैसे ऐसे डर रहे हो कि ये सब पहले कुछ किया ही नहीं है, भूलो मत मैं और तुम पहले किस जगह से निकले हैं। सार्थक ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडस्को मुझे लगा वो सब हुए कितने साल हो गए, आप सब कुछ भूल चुके होंगे करना। आरिफ कार का डोर बंद करते हुए बोला, अंडस्को शेर चाहे शिकार को भूल जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। सार्थक मुस्कुराता है। वही आरिफ बोला, अंडस्को जल्दी चलो, नवीन को हॉस्पिटल लेकर चलो। सार्थक जल्दी ही वहां से हॉस्पिटल की ओर मुड़ गया। वही सुबह के वक्त मान्या को जल्दी उठने की आदत थी क्योंकि उसे वर्कआउट करना रहता था। आज भी जल्दी उठी और नीचे लिविंग हॉल में आई और जेनी मीन्स आरिफ के स्मार्ट हाउस से बोली, अंडस्को जेनी ओपन द स्टटर। जेनी ने यस मैम कहा और पूरा याद सामने खुल गया। मान्या वहां जाती तभी उसे सोफे में आरिफ की ब्लैंकेट देखी और सोची, आज अंडस्को आरिफ यहाँ सो रहा था, क्यों वो तो दूसरे रूम में सोता है, अगर वो यहाँ सो रहा था क्या कहा। उसने फिर से जेनी से पूछा, अंडस्को जेनी वेयर इज योर मास्टर? जेनी ने कहा, अंडस्को मैम मास्टर इज नोट एट होम सीन्स लास्ट नाइट। मान्या हैरान थी। वो खुद से बोली, अंडस्को कल रात से घर पर नहीं है तो कहाँ है और अभी तक घर क्यों नहीं आया? मान्या सोच रही थी आरिफ रात से गायब है, लेकिन वो गया कहाँ है जो इतनी देर तक नहीं आया है। उसने टाइम देखा, सुबह के 6 बजे बज चुके थे। वो अपना फोन निकलती है और आरिफ को फोन करती है जिसका फोन नॉन रीचेबल आ रहा था। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने फिर से फोन किया लेकिन फोन फिर भी बंद आ रहा था। वह सोचने लगी, किसका फोन क्यों बंद है। वह आप उसके बॉडीगार्ड निखिल को फोन करने को सोचती है। हाँ, उसे निखिल पसंद नहीं था लेकिन आरिफ के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह निखिल को कॉल करने के बारे में सोचती है। वह खुद के मन को जैसे जैसे मन कर निखिल को फोन करती है लेकिन निखिल फोन नहीं उठा रहा था, जिसे देख उसका दिमाग और खराब हो गया। वो सोचने लगी, ये दोनों का फोन कहीं ये दोनों कहीं मुझे छोड़ के घूमने तो नहीं चले गए। वैसे भी ये निखिल बॉडीगार्ड कम मेरा सौतन ज्यादा बना फिरता है, जरूर मेरे पति को कहीं लेकर गया होगा। इतना सोच मान्या ने अपनी मुट्ठी कस ली और मन में बोली, अंडस्को आज तू गया बेटे निखिल, पता चला कि मेरे आरिफ के गायब होने में तेरा जरा सा भी हाथ है तो आज तुझे मैं तारे गिनाऊंगी जो तू दिन में भी गिन सकता। इतना सोच उसने एक पंच अपने हथेली में मार दिया। वही दूसरी तरफ आरिफ कार में बैठा हुआ था और उसके बगल में निखिल बैठा कार ड्राइव कर रहा था। वो थोड़े नाराजगी से बोला, अंडस्को सर आप ये कैसे कर सकते हो, आपको पता है आपके ग्रुप सबसे अच्छा डिटेक्टिव में हूँ, फिर भी आप खुद चले गए हीरो बनने। आरिफ ने कहा, अंडस्को हीरो बनने? ओह हेलो, हीरो ही हूँ इस कहानी का, समझे? निखिल बोला, अंडस्को अच्छा तो हीरोइन कौन है? आरिफ ने कहा, अंडस्को ऑब्वियस सी बात है, मेरी वाइफ। निखिल ने अपना मुंह सड़ा के कहा, अंडस्को वाइफ नहीं नाइफ है, नाइफ, तीखी छुरी जिसे चाहे भोंकती रहती है। पता नहीं सर आप उस चुड़ैल जैसी औरत से कैसे शादी कर सकते हो, मैं तो उनको झेल भी नहीं सकता। आरिफ ने कहा, अंडस्को अरे वाइफ है मेरी, थोड़ा तो इज्जत कर ले। निखिल बोला, अंडस्को इसलिए तो अभी तक वो मेरे हाथों बची हुई है, वरना उनका जो एटीट्यूड है अच्छा ठीक कर देता। आरिफ ने सर्द आवाज में उससे कहा, अंडस्को वरना एटीट्यूड तोड़ने के लिए क्या करते?
निखिल आरिफ की सर्द आवाज सुन डर गया और बोला अंडरस्को वो मैं। आरिफ ने कहा अंडरस्को देखो उसका एटीट्यूड होना ना होना ये मैं डिसाइड करूंगा, इतनी बड़ी माफिया है वो एंड साथ साथ ही स्टार एक्टर भी जो उसने खुद से कमाया है, अगर उसमें उसे थोड़ा सा भी प्राउड ना हो तो क्या फायदा ये सब चीजों का, और मुझे नहीं पसंद कोई मेरे पसंद में अपनी पसंद इन्वॉल्व करे। निखिल ने जल्दी से कहा अंडरस्को ओके सर। आरिफ ने हाँ में सिर हिलाया। वह घर पहुंचता है तभी वो देखता है उसके घर के ऊपर टेनिस ओपन, मतलब मान्या अभी वर्कआउट कर रही होगी। ये सोच वो अपने मन में बोला अंडरस्को ओ गॉड क्या करूं, मान्या को तो अभी तक पता चल चुका होगा कि मैं घर में नहीं था, अब तो मैं घर भी नहीं जा सकता। निखिल भी कार से उतर जाता है और कहता है चलिए सर अंदर चलते हैं। आरिफ जल्दी से बोला अंडरस्को नहीं। निखिल कंफ्यूज होकर आरिफ को देखने लगा और पूछा अंडरस्को क्यों नहीं। आरिफ ने कहा अंडरस्को अरे यार देखो अभी टेनिस ओपन है, मतलब मान्या जग चुकी है एंड अभी अभी वर्कआउट कर रही होगी वो। निखिल ने कहा अंडरस्को हाँ तो क्या हुआ। आरिफ ने परेशानी से कहा अंडरस्को उसे अभी तक पता चल चुका होगा कि मैं घर में नहीं था, और अभी मैं क्या बोलूं उसे। निखिल ने कहा अंडरस्को बता दीजिए मैं ऑफिस गया तो कोई जरूरी काम आ गया था। आरिफ ने कहा अंडरस्को तुम मेरी बीवी को जानते नहीं हो, वो कहीं से भी पता कर लेगी कि मैं कल ऑफिस नहीं गया था। निखिल ने कहा अंडरस्को ओह ऐसी बात है। आरिफ कार में बैठते हुए कहा अंडरस्को चलो अभी हम घर नहीं जाएंगे, जब मान्या ऑफिस चली जाएगी तब जाएंगे। निखिल ने कहा अंडरस्को लेकिन तब तक हम रहेंगे कहाँ। आरिफ बोला अंडरस्को बंगलो क्या छोटा शहर है, को रहने की जगह नहीं मिलेगी, जल्दी बैठो नहीं तो मान्या देख लेगी। निखिल ओके बोला और कार में बैठा और कार को टर्न कर ही रहा था, दोनों सामने देख चौंक जाते हैं, सामने और कोई नहीं मान्या ही खड़ी थी, उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, उसकी नीली आंखें इतनी सर्द दिख रही थी कोई भी उससे डर जाए। इतने खतरनाक एक्सप्रेशन देख आरिफ और निखिल की हालत खराब हो रही थी। निखिल ने बड़े मुश्किल से पूछा अंडरस्को सर मैम हमें ऐसे क्यों देख रही हैं। आरिफ रोते हुए कहा अंडरस्को सोच रही है पहले वो किसकी जान ले। निखिल हड़बड़ाकर बोला अंडरस्को लेकिन मैंने क्या किया है, आप घर से गायब थे, मैं तो आपके घर में भी नहीं रहता हूँ। आरिफ ने कहा अंडरस्को हाँ पर तुम मेरे साथ हो, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तुम्हें नहीं पता जितना वो इस बात को मुझे नहीं मारेगी उससे ज्यादा तुम्हें मेरे साथ देखकर जान लेगी। निखिल ने रोते हुए कहा अंडरस्को मैं क्यों गया आपको लेने, कितना अच्छा घर में सोया हुआ था। आरिफ ने कहा अंडरस्को और क्यों मैं आया तुम्हारे साथ, कितना अच्छा, कुछ और बहाना बना लेता मैं। वो दोनों एक दूसरे पर दोष दे ही रहे थे कि मान्या की आवाज आती है अंडरस्को रोना बंद करो घर के अंदर चलो तुम दोनों। मान्या की इतनी सर्द आवाज सुन एक पल के लिए तो आरिफ और निखिल की जान सूख गई। वो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और रोनी सूरत बनाकर कार से उतर के घर के अंदर जाने लगे। वही मान्या अंदर सोफे में बैठी रहती है, उसके सामने टेबल रहता है और मान्या बहुत गहरी नजर से दोनों को जो उसके सामने वाले सोफे सिर झुकाए बैठे हुए थे। मान्या उन दोनों को देखती है और कहती है अंडरस्को तो बताओ कहाँ से आ रहे हैं हो तुम दोनों। आरिफ और निखिल चुप रहे, उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। मान्या ने अब कड़क आवाज में पूछा अंडरस्को बोलोगी तुम दोनों। आरिफ और निखिल घबरा गए। आरिफ ने कहा अंडरस्को वो मैं कल नाइट वॉक के लिए गया था। मान्या ने घूरकर आरिफ को देखा और कहा अंडरस्को क्या कहा तुमने। आरिफ ने मान्या से नजरें चुराते हुए कहा अंडरस्को नाइट वॉक पर। मान्या ने कहा अंडरस्को अच्छा तुम्हारा नाइट वॉक सुबह तक चलता है क्या। आरिफ ने कहा अंडरस्को नहीं वो तो मैं रास्ता भूल गया था। मान्या ने आरिफ को घूर के देखा, सीरियसली क्या समझता है ये आदमी खुद को, इतना सफेद झूठ कोई इतनी परफेक्टली कैसे बोल सकता है। वही निखिल भी मन में सोच रहा था अंडरस्को ओ गॉड कितना वाहियात बहाना दिया है सर ने, इससे अच्छा आइडिया तो मैं दे देता। वही मान्या अब आरिफ को बोली अंडरस्को ओह अच्छा तो तुम रास्ता भूल गए थे। आरिफ ने कहा अंडरस्को हाँ हाँ मैं रास्ता भूल गया था क्योंकि रात हो रही थी ना, और आपको नहीं पता मुझे रात को दिखाई नहीं देता इसलिए मैं रास्ता ही नहीं देख पाया, और मैं आपको भी नहीं बुला सकता था क्योंकि आप सो रही थी ना, इसलिए मैंने निखिल को बुला लिया जिससे आपकी नींद खराब ना हो, और पता है हम घर आ ही रहे थे कि निखिल की कार रास्ते में ही खराब हो गया, फिर उसको ठीक करते करते सुबह हो गई। आरिफ आंखें मूंदे झूठ पर झूठ बोले जा रहा था और मान्या उसको देख घूरे जा रही थी। वहां का माहौल इतना टेंस था कि निखिल की हालत खराब हो रही थी। आरिफ कुछ और बोलता उससे पहले ही मान्या की बड़ी खतरनाक आवाज आए अंडरस्को अच्छा तो ये सब हुआ तुम्हारे साथ।
आरिव और निखिल मान्या की इतनी डरवानी आवाज सुन डर गया। मान्या उन दोनों को देखती और बोलती है, अंडस्को तुम दोनों के साथ इतना सब कुछ हो ही चुका है तो कुछ और भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना तुम दोनों को। आरिव और निखिल डरते हुए मान्या को देखा और भिनभिनाते हुए कहा, अंडस्को कुछ और क्या करेगी आप? मान्या उन दोनों को देख अचानक हंसती है, जिसकी हंसी चुड़ैलों से भी ज्यादा भयानक थी, जिसे सुन आरिव और निखिल और डर रहे थे। मान्या हंसते हुए बोली, अंडस्को ज्यादा कुछ नहीं, टेंशन मत लो, वो चीज करूंगी जिसके बारे में तुम दोनों ने सोचा भी नहीं होगा। आरिव और निखिल एक दूसरे को बेबसी से देखने लगते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, मान्या के आगे दोनों की चलती कहाँ थी। वो दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। वही दूसरी तरफ नवीन को होश आ गया था। वो बैठा हुआ सीलिंग को देख रहा था, जिसे देख सार्थक बोलता है, अंडस्को छत को देखकर क्या सोच रहे हो? नवीन बोला, अंडस्को यही कि ये छत अगर तुम पर गिर जाए तो कितना मजा आएगा ना। सार्थक ने बुरा सा मुंह बना के कहा, अंडस्को अच्छा तुम मुझे मरना चाहते जबकि मैंने तुम्हारी जान बचाई। नवीन ने कहा, अंडस्को वही तो, कैसे बचाई तुमने मेरी जान? जिन हालातों में था उसे देखकर तो मेरी जान बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन ही था, ऊपर से वहां से निकलना तो और मुश्किल। वहां के गार्ड्स को तुमने कैसे चमका दिया, बताओ कैसे किया तुमने? सार्थक एक पल के लिए उसके सवाल सुन चुप हो गया, लेकिन उसने कहा, अंडस्को वो मैं अपने आदमियों को बुला लिया था जिससे वो बाहर के गार्ड्स को संभाल सके। नवीन ने पूछा, अंडस्को आदमी कैसे? आदमी तुमने तो कहा था हम दोनों के अलावा और किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। सार्थक ने नवीन की बात सुनी तो चिढ़ते हुए कहा, अंडस्को अरे भाई वो मेरे आदमी थे, गार्ड्स थे, मेरे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। नवीन ने कहा, अंडस्को ओह अच्छा ऐसी बात है, लेकिन रुको वो सबूत, वो प्रूफ तो वही जल गया, अब हम क्या करेंगे प्रसाद के बारे में, और मेघना उसको कैसे छुड़ाएंगे उससे? सार्थक ने कहा, अंडस्को उसकी टेंशन मत लो, मेघना को कुछ नहीं होगा, और रही सबूत की बात वो हमारे पास महफूज है, तुम बस जल्दी रिकवर करो, हमें जल्दी ही प्रसाद के बेटे के ऊपर केस फाइल भी करना है। नवीन ने पूछा, अंडस्को तुम्हारा प्लान क्या है? ये करके तुम जरूर कुछ और ही काम करना चाहते हो। सार्थक ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को बिल्कुल, और जल्द ही तुम्हें पता भी चल जाएगा कि मामला क्या है। नवीन ने गहरी सांस ली और हाँ कहा। वही एक कमरे में बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी और उसके हाथ पर ड्रिप लगा हुआ था। तभी एक नर्स आए और उस लड़की को इंजेक्शन लगती है। तभी दूसरी नर्स कहती है, अंडस्को और कितने दिन तक इन्हें हमें आइसोलेट करके रखना पड़ेगा, पता नहीं डॉक्टर सार्थक का इस पेशेंट से क्या रिश्ता है, कहीं ये उनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? वही पहली नर्स बोली, अंडस्को नहीं नहीं, ये शायद शादीशुदा है, मिसेज मेघना नाथ लिखा हुआ था इनके मेडिकल फॉर्म में। और मुझे लगता है डॉक्टर सार्थक इन्हें कोई थेरेपी देने वाले हैं, इसलिए शायद इन्हें आराम करने और ध्यान देने को कहा है, हमें वही करना चाहिए। इतना बोल वो वहां से चले जाते हैं। तभी उस रूम में कोई और भी आता है, जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके इरादे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने भी मेघना के ड्रिप में एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया और एक खतरनाक सी स्माइल के साथ कहा, अंडस्को तुम्हें मैं इतनी जल्दी खुद को भूलने कैसे दे सकती हूँ मेघू? इतना बोल उसकी स्माइल और बड़ी हो गई, और वो मेघना को देखती है तो उसकी आंखों में पागलपन साफ नजर आ रहा था। वही निकोलैंड आइलैंड में माही अभी रिकवर हो चुकी थी, उसका पैर भी ठीक हो चुका था और वो आराम से विला में घूम रही थी। तभी उसे युवराज गार्डन में बैठा मिला, उसे देखकर लग रहा था वो किसी सोच में घूम है। माही उसके पास धीरे से गई और बोली, अंडस्को आप यहाँ बैठे क्या सोच रहे हैं? माही के अचानक से आने से युवराज चौंक गया और बोला, अंडस्को तुम कब नीचे आई? माही उसके पास बैठते हुए बोली, अंडस्को आप क्या सोच रहे थे? युवराज बोला, अंडस्को कुछ खास नहीं। माही बोली, अंडस्को अगर कुछ खास नहीं होगा तो आप ऐसे बैठे सोचते नहीं रहते। युवराज माही को देखता है और सामने देख गहरी सांस लेकर बोलता है, अंडस्को मान्या का असिस्टेंट का कॉल था, उसके पास मान्या के लिए एक इंफॉर्मेशन है जो वो मान्या तक पहुंचना चाहता है। माही ने कहा, अंडस्को हाँ तो ये कौन सी बड़ी बात है, वो पहुंचा दे। युवराज ने कहा, अंडस्को इतना आसान नहीं है, जहां मान्या है वहां पर हम लोग जा नहीं सकते बिना उसकी मर्जी के। माही थोड़ा हंसते हुए बोली, अंडस्को ऐसी कौन सी जगह में है वो? युवराज मन में बोला, अंडस्को अपनी हस्बैंड आरिफ के साथ है और उसके मर्जी के बिना हम मान्या के पास भी नहीं पहुंच सकते। माही फिर पूछी, अंडस्को बताए ना।
युवराज बोला अंडरस्को मान्या अभी अपना बहुत जरूरी काम कर रही है और वहां हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। माही सोची अंडरस्को अच्छा तो क्यों न हम ये इन्फॉर्मेशन उनके हस्बैंड यानी आरिफ जी को दे दे, वो उनके साथ ही होंगे और मुझे नहीं लगता अगर मान्या जी कहीं खतरे वाली जगह में गई होंगी तो आरिफ जी को लेकर गई होंगी। वैसे भी उनकी आधी वुमेन लीग की कंपटीशन तो छूट ही चुकी है और वो वैशाली चंदेर सब जगह जीत रही है। काश मान्या जी यहाँ होती, अच्छे से सबक सिखाती उन्हें। महक सही कहती है, उस वैशाली चंदेर के बारे में एक नंबर की चुड़ैल है। माही बोल ही रही थी यहाँ युवराज अपने ही मन में सोच रहा था अंडरस्को आरिफ को तो नहीं बताना है, लेकिन रुको क्या कहा माही ने? महक मतलब कि आरिफ की बहन? हाँ अब वही उन दोनों को यहाँ ला सकती है। उसने खुशी से माही को देखा और गले लगा लिया, जिससे माही बिल्कुल चौंक गई और युवराज को देखने लगी जो खुशी से झूम रहा था। उसने कहा अंडरस्को थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुम ग्रेट हो। इतने दिन से सोच रहा था मैं कैसे लेकर मान्या को यहाँ, तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। माही ने अजीब सी हंसी के साथ युवराज को देखा जो बोल रहा था अंडरस्को और तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, बोलो करोगी ना? माही ने हाँ में सिर हिलाया तो युवराज बोला अंडरस्को ग्रेट, चलो 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 सो जाओ, कल कंपटीशन भी है ना, चलो। इतना बोल उसने माही को उठा लिया गोद में, जिससे माही और चौंक के युवराज को देखने लगी और खुद सोचने लगी इसे अचानक हुआ क्या। लेकिन युवराज को खुश देख उसने अब कुछ ज्यादा सोचा नहीं और शांति से युवराज के साथ कमरे में चली गई। वही दूसरी तरफ आरिफ के घर में आरिफ और निखिल दोनों बेचारे कपड़े धो रहे थे। निखिल रोते हुए बोला अंडरस्को सर अब मुझसे नहीं होगा, सुबह से काम कर रहा हूँ मैं, पहले घर फिर गार्डन, अब कपड़े और बर्तन। आरिफ बर्तन धोते हुए कहा अंडरस्को चुपचाप काम करो, तुम्हारी चूचा अगर जेनी ने सुन ली तो वो मान्या को बता देगी, समझे? निखिल ने कहा अंडरस्को है भगवान क्या जुल्म है, यहाँ इंसान अब रो भी नहीं सकता और न ही शिकायत कर सकता है। आरिफ ने कहा अंडरस्को अरे चुप हो जाओ, तुम्हारे कारण हमें और काम का लोड बढ़ गया ना, तो तुमसे मैं ऑफिस में दुगना काम कराऊंगा। निखिल ने हैरानी से कहा अंडरस्को सर आप कितने बुरे हैं, मैंने क्या गलती की है? हाँ। आरिफ भी रोते हुए कहा अंडरस्को तो मैंने भी कहा किसी का घर लूटा है, फिर भी देखो इस घर का मालिक होकर भी मुझसे इतना काम करवा रही है वो। निखिल को अपने सर पर दया आ गया, वो बोला अंडरस्को छोड़ो सर ये सब, हम लोग भाग जाते हैं। आरिफ बोला अंडरस्को अच्छा वो कैसे करेंगे हम दोनों? निखिल बोला अंडरस्को सर आप इस रॉबर्ट हाउस को बनाया है, क्यों ना आप इसे शट डाउन कर दो? आरिफ बोला अंडरस्को अरे इतने देर से हम लोग खट रहे थे, तब तुम्हें याद नहीं आया ये आइडिया? निखिल बोला अंडरस्को अरे जब भी याद आया हो, चलो चलो अब मुझसे ये सब नहीं होगा, पता नहीं मैडम ने इतने सारे बर्तन और कपड़े कहाँ से मांगा लिए। आरिफ बोला अंडरस्को सही कहा यार, चलो चलो। इतना बोल वो दोनों अपने जगह से उठकर जाने ही वाले थे कि पीछे से मान्या की बड़े ही खतरनाक आवाज आए, अंडरस्को कहीं जाने की तैयारी हो रही है। आरिफ और निखिल रुक गया और डरते हुए पीछे देखे, जहां मान्या उन्हें ही खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। आरिफ ने थूक निगलते हुए हल्की हंसी के साथ कहा अंडरस्को नहीं तो हम दोनों तो बस थोड़ा कसरत कर रहे थे, इतना काम जो किया हमने। निखिल ने भी हामी भरते हुए कहा अंडरस्को हाँ हाँ मैम देखिए सारा काम खत्म कर दिया हमने तो। मान्या ने उन्हें देख कहा अंडरस्को अच्छा इतनी तुम दोनों में ताकत बची है कि वार्म अप कर रहे थे, तो मेरे पास एक बस्ता कपड़े का और है जो खास तुम दोनों के लिए स्पेशली जेनी ने गंदे किए हैं, उसको भी धो देना ओके? आरिफ और निखिल ने ये सुना तो उनको चक्कर आ गए। मान्या ने आगे कहा अंडरस्को उसके बाद तुम दोनों को डिनर भी बनाना है ओके? इतना बोल वो वहां से चली गई। वही आरिफ ने घूर में निखिल को देखा, क्योंकि उसके भागने वाले आइडिया के कारण उन्हें और काम करना पड़ेगा। आरिफ बोला अंडरस्को में अगर आज जिंदा बच गया तो कल तुम्हें मैं जिंदा बचने लायक नहीं छोड़ूंगा। वही निखिल बोला अंडरस्को पहले सर ये काम तो पूरा कर लीजिए, फिर कल मुझे छोड़ने न छोड़ने के बारे में सोचिएगा। दोनों की हालत सच में मान्या ने अच्छी खासी खराब कर दी थी। वो दोनों फिर से अपने काम में लग गए। मान्या के पनिशमेंट के बाद आरिफ और निखिल सोफे में पसरे हुए लेटे हुए थे, उन दोनों में एक उंगली हिलाने की भी हालत नहीं थी। तभी वहां पर मान्या आए और उन दोनों को ऐसे सोफे पसरे देख घूरने लगी और बोली अंडरस्को तुम दोनों सो क्यों रहे हो? आरिफ और निखिल मान्या की आवाज सुन जल्दी से उठकर बैठ गए और सामने मान्या को देखने लगी, जो उन दोनों को ही अपनी तीखी नजर से देख रही थी। आरिफ बोला अंडरस्को हम दोनों ने सारा काम कर दिया, इसलिए हम दोनों रेस्ट कर रहे थे। निखिल भी बोला अंडरस्को हाँ हाँ मैम हमारा काम तो खत्म हो चुका है।
मान्या ने निखिल को देखा और कहा अंडरस्को ओह अच्छा तो घर जाओ अपने। निखिल को बहुत खुशी, वो तो जैसे झूम उठा। वो बोला अंडरस्को थैंक यू मैम। इतना बोल वो जाने लगा, तभी उसे याद आया कि उसने तो कुछ खाया ही नहीं है। वो पीछे मुड़ के मान्या को देखा तो मान्या उससे पूछी अंडरस्को क्या हुआ, घर नहीं जाना? निखिल बोला अंडरस्को नहीं, वो मैंने डिनर नहीं किया है। मान्या ने उसे देखा, फिर सोफे में बैठते हुए बोली अंडरस्को हाँ तो घर जाकर करना डिनर। निखिल ने हैरानी से मान्या को देखा और कहा अंडरस्को बट मैम मैं तो यहाँ डिनर करने वाला था ना, मतलब आपने कहा था। मान्या ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा अंडरस्को और मैंने ऐसा कब कहा कि तुम यहाँ डिनर करने वाले थे? निखिल समझ गया कि मान्या ने उसको अच्छे से बेवकूफ बनाया है। निखिल ने कहा अंडरस्को बट मैंने इतना काम किया है, यहाँ थोड़ा खाना मिल सकता है मुझे? मान्या ने आराम से बैठते हुए कहा अंडरस्को अच्छा तुमने काम किया है तो मैं क्या करूँ, देखो मेरे घर में बस मेरा और मेरे हस्बैंड के खाने के लिए राशन आता है, अब मैं तुम्हें दे दूंगी तो हम क्या खाएंगे? मान्या की बात सुन आरिव और निखिल उसे मुंह खोले देख रहे थे। सीरियसली कम राशन क्या? आरिव इतना गरीब है कि उन दोनों के अलावा मान्या और किसी को खिला नहीं सकती। आरिफ तो मुंह बंद किए हुए था, बेचारा पहले से फंस चुका था, अभी कुछ बोला तो ये न हो जाए उसकी बीवी उसको ही खाना पीना न दे। निखिल का मुंह लटक गया, उसने कहा अंडरस्को ओके मैम फिर तो मैं चलता हूँ। मान्या ने कहा अंडरस्को हाँ हाँ जल्दी जाओ। निखिल ने आरिफ को बेचारा मुंह बनाकर देखा, लेकिन बेचारा वो भी क्या ही करता, वो खुद अपनी बीवी के हाथों फंसा हुआ है, अपने प्यारे बॉडीगार्ड का क्या ही हेल्प करता। वही निखिल वहां से चला गया और आरिफ भी अपने जगह से खड़े हुआ ही था कि मान्या उसको रोक ली और बोली अंडरस्को तुम कहाँ जा रहे हो? आरिफ मान्या की आवाज सुन हड़बड़ा गया, वो नकली हंसी के साथ बोला अंडरस्को वो मैं सावर लेने जा रहा हूँ। मान्या आरिफ की बात सुन ऊपर से नीचे तक और कुछ सोचते हुए कहा अंडरस्को हम जाओ लेकिन जल्दी आना, तुमसे कुछ पूछना है। इतना बोल मान्या अपने रूम की ओर चली गई। वही आरिफ अब सोचने लगा कि अब मान्या को उससे क्या पूछना है, कहीं वो कल रात कहाँ था वो तो नहीं पूछने वाली है। आरिफ ये सब सोच परेशान था, तभी मान्या की आवाज आए अंडरस्को तुम खड़े क्यों हो, जाओ सावर ले लो। आरिफ ने हाँ कहा और जल्दी से अपने रूम में चला गया सावर लेने। आरिफ सावर लेते टाइम सोच रहा था कि वो क्या करे, सावर मान्या को क्या पूछना होगा उससे, बेचारा यही सोचते सोचते बाथरूम से टॉवल कमर में लिपटे हुए आया ही था कि उसकी जोर से चीख निकल गई, क्योंकि सामने उसे मान्या घूरते हुए देख रही थी। आरिफ जल्दी से अपने आप को अपने हाथ से ढकते हुए बोला अंडरस्को मान्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? मान्या बेड पर से उठती है और हाथ बांधते हुए कहती है अंडरस्को यहाँ क्या कर रही हो का क्या मतलब है, मैं अपने हस्बैंड के रूम में आई हूँ, अब क्या यहाँ आने के लिए तुम्हारी परमिशन लूँ मैं? आरिफ जल्दी से बोला अंडरस्को नहीं, लेकिन ऐसे अचानक किसी के कमरे में आना जबकि मैं नहा रहा था। मान्या ने कहा अंडरस्को क्या किसी का कमरा, जितना है ये तुम्हारा कमरा है उतना मेरा भी है, और तुम बाथरूम में नहा रहे थे कमरे में, नहीं तो यहाँ तो मैं आ ही सकती हूँ ना? आरिफ ने गहरी सांस ली और कहा अंडरस्को ठीक है, लेकिन तुम आई क्यों हो? मान्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा अंडरस्को पहले कपड़े पहन लो वरना तुम फिर मुझे ही दोष दोगे कि मैंने तुम्हारी इज्जत लूट ली। आरिफ ने मान्या की बात सुनी तो उसके गाल लाल हो गए, वो जल्दी से अपने वार्डरोब की ओर भागा। मान्या ने आरिफ को ऐसे भागता देख मुस्कुरा दी और बेड में बैठ गई और अपना फोन चलाने लगी। वही आरिफ जल्दी से कपड़े पहन के आया और मान्या को देख बोला अंडरस्को बोलो क्या काम था तुम्हें? मान्या पीछे मुड़ी और खाने की प्लेट लिए खड़ी थी, वो बोली अंडरस्को पहले खाना खा लो उसके बाद बात करते हैं। आरिफ ने हाँ में अपना सिर हिलाया, क्योंकि सच में उसे बहुत भूख लगी थी। आज उसने अच्छा खासा मेहनत की जो की थी, वो जल्दी से मान्या के हाथ से प्लेट लेता है और खाने लगता है। मान्या उसको बैठते हुए देखती है और मुस्कुराती है। आरिफ ने खाते हुए कहा अंडरस्को पता है मुझे कितनी भूख लग रही थी, अगर अभी मैंने खाना नहीं खाया होता तो पक्का बेहोश हो चुका होता। मान्या ने कहा अंडरस्को अच्छा थैंक्स बताने के लिए, अगले बार से कोशिश करूंगी कि जब तक तुम बेहोश न हो जाओ तब तक खाना न दो। आरिफ ने बुरा सा मुंह बनाकर मान्या को देखा तो मान्या हंसने लगी और उसके गाल खींचते हुए बोली अंडरस्को तुम बड़े क्यूट हो, अब मुझे घूरना बंद करो और खाना खाओ। आरिफ ने कहा अंडरस्को पर तुमने सही नहीं किया, निखिल के साथ उसकी कोई गलती भी नहीं थी और तुमने उसे भी पनिशमेंट दे दी।
मान्या ने कहा अंडस्को हाँ गलती उसकी नहीं थी लेकिन वार्निंग तो थी कि वो अब यहाँ कभी आएगा नहीं, मेरे और तुम्हारे बीच में जब देखो टांग अड़ाता रहता है। आरिफ ने कहा अंडस्को फिर भी वो यहाँ से भूखा गया है, ये गलत है। मान्या ने मुंह बनाते हुए कहा अंडस्को उसके कार में मैंने खाने की बॉक्स रख दी थी, ओके, और अगर उसे दिखा होगा तो पक्का अभी तक खाना खा चुका होगा, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। आरिफ ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही आरिफ डिनर खत्म करता है और प्लेट साइड में रखते हुए बोला अंडस्को अब बोलो क्या बोलना था तुम्हें। मान्या मुस्कुराए और बोली अंडस्को वो बहुत दिन हो गया है किसी को मारे हुए। आरिफ जो प्लेट रख रहा था मान्या की बात सुन चौंक गया और बोला अंडस्को क्या। मान्या ने कहा अंडस्को हाँ वो मैं माफिया हूँ तो खून खराबा तो करती ही होंगी, सो मुझे फिर माफिया वाले काम करने हैं तो मैं क्या करूँ बोलो। आरिफ हैरानी से बोला अंडस्को वो तुम्हें खून खराबा करना है। मान्या ने हाँ में सिर हिलाया और बोली अंडस्को हाँ तो बताओ मैं कहाँ क्या करती थी, मुझे अपने काम में वापस जाना है, कब तक तुम्हारे उस बोरिंग से ऑफिस में बैठे काम करो। आरिफ ने सोचा अंडस्को उसका ऑफिस और बोरिंग कब से, हाँ मान्या के आने के बाद कुछ कर नहीं रहा था वो अपने ऑफिस, नहीं तो उसके ऑफिस में तो जश्न होता था रोज, लेकिन ये सब सोचने का टाइम नहीं है, यहाँ मान्या एक बहुत बड़ी वाली बात बोल रही है, उसको उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। आरिफ खांसते हुए बोला अंडस्को तुम किसको मरना चाहती हो। मान्या ने आरिफ को देख कहा अंडस्को पहले तो तुम्हें मारना चाहती हूँ। आरिफ चौंकते हुए बोला अंडस्को मुझे पर क्यों। मान्या ने कहा अंडस्को तुम मुझे पतियों वाला प्यार नहीं देते, इसलिए मैं अब माफिया बनकर तुम्हें मरूंगी और दूसरा कोई पति खोजूंगी। आरिफ ने घूरते हुए कहा अंडस्को अच्छा तुम्हारा ये प्लान है। मान्या ने हाँ में सिर हिलाया और कहा अंडस्को बिल्कुल, मैं अब तुम जैसे बोरिंग आदमी के साथ रहकर अपनी जवानी वेस्ट करूं। मान्या को बात सुन आरिफ को अपने ईगो में लग गई। आरिफ अपने जगह से खड़े हो गया और मान्या को देखने लगा जो उसे ही बड़े ही एटीट्यूड से देख रही थी। आरिफ उसके सामने आकर बोला अंडस्को क्या कहा तुमने, मैं और बोरिंग हूँ। मान्या ने कहा अंडस्को बिल्कुल तुम्हारे कानों नहीं सही सुना है, मैंने वही कहा है। आरिफ ने उसको घूरा और उसको बेड पर धक्का दे दिया। एक बार के लिए तो मान्या चौंक गई और आरिफ को देखने लगी जो उसे ही घूर रहा था। आरिफ उसके ऊपर आकर उसके आंखों में देखकर बोला अंडस्को तुम क्यों मुझे उकसा रही हो। मान्या ने आरिफ की गहरी आंखों में देख एक टेढ़ी मुस्कान दी और कहा अंडस्को क्योंकि तुम मुझे बता नहीं रहे हो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मेरे करीब आने में। आरिफ ने मान्या को देखा और कहा अंडस्को बस इतना जान लो मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता चाहे तुम कुछ भी कर लो। इतना बोल वो मान्या के ऊपर से उठने लगा था कि मान्या ने उसके टी शर्ट को पकड़ते हुए खुद की ओर खींची जिससे आरिफ उसके ऊपर गिर गया और मान्या को देखने लगा। मान्या ने बड़ी किलर स्माइल देकर कहा अंडरस्कोर मैं भी देखती हूँ कब तक तुम मुझसे बच सकते हो, क्योंकि जो मैंने ठान लिया उसे मैं पाकर ही रहूंगी। इतना बोल वो आरिफ के होठों पर किस करती है। आरिफ उसको देखता है लेकिन किस बैक नहीं करता जैसे वो कुछ सोच रहा हो। वो उसके सोच से तब बाहर आता है जब उसे अपने होठों पर दर्द महसूस होता है। वो जोर से चिल्लाया अंडस्को आह, काट क्यों रही हो तुम। मान्या उसके टी शर्ट को पकड़ उसको खुद की ओर करीब करते हुए बोली अंडस्को क्योंकि तुम किस बैक नहीं कर रहे थे, अब ये चिल्लाना बंद करो और किस करो मुझे। आरिफ घूर के मान्या को देखा लेकिन मान्या पर उसके घूरने का कोई असर नहीं हुआ। हार मानकर मान्या को किस बैक करने लगा। उसने मन में सोचा पता नहीं कब तक वो मान्या से बचता रहेगा। अगर उसके गुरुजी को पता चला कि उसने क्या कांड कर लिया है तब तो उसकी खैर नहीं है। वही अगली सुबह निकोलैंड आइलैंड में माही और महक लंच कर रहे थे एक साथ। माही बोली अंडस्को वैसे 2 दिन बाद डांस कंपटीशन है तो आपने तो लिया ही होगा महक इसमें पार्ट। महक खाना खाते हुए बोली अंडस्को हाँ लिया तो है लेकिन फायदा नहीं है, वो वैशाली डांस में बेस्ट है और उसके रहते में ये डांस कंपटीशन तो जितने से रही। महक की बात सुन माही दुखी होकर बोली अंडस्को हाँ मैंने देखा उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस के वीडियो, उसमें उनसे बेहतर किसी का बैले डांस अच्छा नहीं था, मुझे तो डर लग रहा है। महक बोली अंडस्को तुम्हें तो बैले आता है ना, फिर तुम क्यों डर रही हो। माही बोली अंडस्को अरे वो बस मुझे घबराहट हो रही है, मैंने सुना है कि वो वैशाली चंदेल आपके भाई मिस्टर आरिफ नायर की फिनांसी है। महक जो खा रही थी माही की बात सुन खांसने लगी, जिसे देख माही जल्दी से महक को पानी देते हुए बोली अंडस्को आप ठीक तो है न। महक पानी पीकर हंसने लगी जिसे देख माही कंफ्यूज हो गई।
महक बोली अंडरस्को फायंसी, और वो उसने ये झूठी खबर ऐसे फैलाई है को सबको लगता है वो मेरे भाई की फायंसी है। वो कोई भी रिश्ते में नहीं आती, पाता नहीं उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है मेरे भाई के साथ अपने नाम को जोड़ते समय। जिस दिन मेरे भाई इसकी वोट लगाएंगे न, उस दिन समझ आएगा उन्हें ऐसी लड़की नहीं पसंद आने वाली। मुझे पता है उनके बेस्ट पार्टनर अगर कोई है या होनी चाहिए वो है मिस मान्या मानन, लेकिन अफसोस उनकी भी शादी हो चुकी है। माही ने महक की बात सुनी, फिर उसने याद किया कि युवराज ने उससे क्या कहा था। उसने कहा था कि कैसे भी करके उसे महक से बोलकर आरिफ को यहाँ लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। महक पूछी भी थी, लेकिन आरिफ को वो यहाँ क्यों लाना चाहता है और इससे उसका क्या फायदा होगा। युवराज ने कहा था अंडस को वो आएगा तभी मान्या आएगी। महक कंफ्यूज हो गई, मान्या का मिस्टर आरिफ नायर से क्या रिश्ता होगा। उसे नहीं मालूम था कि आरिफ जो मान्या का हस्बैंड है वही आरिफ नायर। ये सब ध्यान में रखते हुए माही ने महक से कहा अंडस को वैसे आप अपने भाई को यहाँ क्यों नहीं बुलवा लेती। वो क्या है ना, मान्या जी को एक बार मिस्टर नायर से मिलना था कुछ काम के सिलसिले में। महक ने कहा अंडस को अच्छा, मिस मान्या को उनसे मिलना है, लेकिन भाई तो कभी किसी से नहीं मिलते। अगर वो चाहती है तो एक बार मैं कोशिश करूंगी। वैसे मिस मान्या इतने दिनों से दिख नहीं रही है, वो है कहाँ। माही ने कहा अंडस को वो किसी काम से बाहर गई है, अगर यहाँ वो मिस्टर नायर से मिलने की बात सुनेगी तो जरूर यहाँ आ जाएगी। महक ने भी सोचा वैसे भी उसे आरिफ को एक बार मान्या से मिलवाना तो था, इसलिए वो बोली अंडस को ठीक है मैं कोशिश करूंगी। माही खुश हो गई और बोली अंडस को हाँ जरूर। वो दोनों अपना लंच करके बाहर निकलते ही है कि युवराज वहां आ जाता है और माही को ले जाते हुए बोला अंडस को चलो तुम्हें मैं लेने आया हूँ। माही ने हाँ में सिर हिलाया। वही महक ने उन दोनों को देखा और मुस्कुरा के बोली अंडस को तुम जाओ मैं भी निकलती हूँ। युवराज ने महक को देख कहा अंडस को मिस महक अगर आप चाहे तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। महक ने कहा अंडस को नहीं नहीं मैं अपनी कार लेकर आई हूँ थैंक पूछने के लिए। युवराज ने हाँ कहा। माही और युवराज वहां से चले गए। वही महक उनको देखती है और गहरी सांस लेकर अपने कार में बैठ गई और अपने विला की ओर बढ़ गई। वो अपने विला में पहुंचती है तो देखती है कि कोई लड़की वहां लिविंग हॉल के सोफे में बैठी हुई थी। महक वहां जाकर देखती है वो कौन है तो उसका खून जल जाता है, क्योंकि सामने और कोई नहीं वो थी जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। उसने बड़े रूड वॉयस से उस लड़की से कहा अंडस को तुम यहाँ क्या कर रही हो टिया। टिया जो वहां बैठी हुई थी महक की आवाज सुन चौंक गई और पीछे देखती है जहां महक उसे ही बड़े गुस्से में देख रही थी। वो जल्दी से अपने जगह से खड़ी होती है और कहती अंडस को महक तुम वो मैं यहाँ। महक ने उसकी बात खत्म होने से पहले बोली अंडस को तुम्हें मैंने कहा था ना मेरे नजरों के सामने भी मत आना, फिर भी तुम यहाँ क्या करने आए हो। उस दिन की बात तुम्हें समझ नहीं आई थी जो अब यहाँ आ धमकी फिर से, और अब क्या करना चाहती हो तुम। टिया ने महक की बात सुन अपनी गर्दन नीचे करते हुए कहा अंडस को आई एम सॉरी महक, वो मैं शौर्य के कहने पर आई थी। महक ने टिया के मुंह से शौर्य नाम सुना तो उसका दिमाग और खराब हो गया। वो बोली अंडस को शौर्य उसने क्यों बुलाया है तुम्हें। टिया महक को इतने गुस्से में देख घबरा गई। वो बोलती उससे पहले वहां पर शौर्य की आवाज आती है अंडस को महक तुम आ गई। महक पीछे देखती है जहां वो हाथ में खाने की ट्रे लिए खड़ा था। वो वहां आता है और ट्रे रखते हुए कहता है अंडस को अच्छा तुम आ गई, चलो हम लंच करते हैं, टिया भी आई है देखो। महक ने ट्रे को देखा। महक समझ गई कि शौर्य ने खाना बनाया। वो पहले भी महक के लिए खाना बना चुका था, लेकिन इस बार शायद किसी और के लिए उसने बनाया था। ये सब देख महक का मूड और खराब हो गया। वो बोली अंडस को तुम दोनों कर लो लंच, में बाहर से लंच करके आई हूँ। इतना बोल वो वहां से ऊपर चली गई। महक को ऐसे जाता देख शौर्य को एक बार के लिए समझ ही नहीं आया। वही टिया भी उसे जाता हुआ देखती है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और टिया को देख बोला अंडस को तुम बैठो, लंच के बाद हम बात करेंगे। टिया ने हाँ में सिर हिलाया और वहां बैठ गई। वही युवराज अपने कार में बैठा हुआ था, उसके साथ में माही भी थी। माही बोली अंडस को मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है मान्या जी का मिस्टर नायर से क्या रिश्ता है कि उन्हें बुलवाने से मान्या जी यहाँ आ जाएगी। युवराज टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला अंडस को तुम उतना मत सोचो, अभी हमें और भी मुश्किल काम करने हैं। माही ने कंफ्यूज होकर पूछा अंडस को कैसा मुश्किल काम। युवराज अब एक्सप्रेशन लेस होकर बोला अंडस को मॉम ने हम दोनों को अपने विला बुलाया है। माही हैरान हो गई और बोली अंडस को क्या क्यों।
युवराज ने कहा अंडस्को पता नहीं, वो तो अब वहां जाकर ही पता चलेगा, तुम संभल के रहना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। माही ने भी हाँ में सिर हिला दिया। माही सोचने लगी अंडस्को ये माया उन दोनों को क्यों बुला रही है, पक्का कुछ तो करने वाली है ये माया। माही ये सब सोच सीरियस हो गई थी। वही वो दोनों जल्दी ही माया के विला जहां वो और मोनिका ठहरे हुए थे वहां पहुंच गए। वो दोनों अंदर जा ही रहे थे, पीछे से उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी जिसे सुन वो चौंक गए। महक के ऐसे ऊपर जाने से शौर्य उसके पीछे पीछे गया और बोला अंडस्को महक ये क्या हरकत थी, ऐसे कोई मेहमान को छोड़ के ऊपर आता है क्या। महक ने गुस्से में शौर्य को देखा और कहा अंडस्को मेहमान कब से, हाँ तुम्हें पता है मुझे वो लड़की बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी तुमने उसे यहाँ लाया। शौर्य ने कहा अंडस्को मुझे कुछ काम था उससे। महक ने कहा अंडस्को अच्छा ऐसा क्या काम है तुम्हें उससे जो एक बार में खत्म नहीं होता, उस दिन मिलने के बाद भी तुम्हारा काम उससे खत्म नहीं होता, क्या तुम दोनों फिर से रिलेशनशिप में तो नहीं आ गए हो। देखो अगर ऐसा है तो पहले बता दो मुझे, मैं पहले से कोई धोखा नहीं खाना चाहती। शौर्य ने अब थोड़े गुस्से में कहा अंडस्को महक तुम बात का बतंगड़ बना रही हो, जो कुछ है ही नहीं उसके बारे में क्यों बोल रही हो। महक ने कहा अंडस्को तो तुम ऐसे काम करते ही क्यों हो जिससे मुझे शक हो, अभी कुछ ही दिन हुए हैं तुम्हारे और उस टिया के रिश्ते के बारे में मैंने कितना और क्या क्या नहीं सुना उस वैशाली से, फिर भी तुम ये सब कर रहे हो। महक अब थोड़ा इमोशनल होकर बोली। शौर्य महक को ऐसे भावुक होता देख उसके पास गया और शांति से बोला अंडस्को महक तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, तुम उस वैशाली के बातों में कैसे आ सकती हो। हाँ महक ने कहा अंडस्को जब तक वो टिया यहाँ है तब तक मुझे किसी पर भरोसा नहीं है और टेंशन मत लो, ये वुमेन लीग कंपटीशन के बाद हम दोनों की शादी होगी और वो भी जल्दी। शौर्य हैरान रह गया, वो बोला अंडस्को क्या। महक ने कहा अंडस्को हाँ, और मुझे देने के बारे में सोचना भी मत वरना मेरे भाई तुम्हारा वो हाल करेंगे जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। शौर्य घबरा गया, महक कैसे उसको धमकी दे सकती है। हाँ वो कुछ कहता उससे पहले ही महक वहां से चली। वही शौर्य उसको जाता देखता ही रह गया। वही महक बाहर आती है और टिया को नीचे खड़ी देखती है जो कब से अपने दुपट्टे को अपने हाथ में लिए घुमा रही थी, जैसे उसके चेहरे पर परेशानी साफ समझ आ रहा था। महक उसको देखती है, उसे टिया का यहाँ आने का कारण कुछ और ही लग रहा था, इसलिए वो उसे बिना कोई एक्सप्रेशन से देखती है और किसी को कॉल करती है। वही दूसरी तरफ युवराज और माही पीछे किसी की आवाज सुन चौंक जाते हैं और खुद से कहते हैं अंडस्को त्रिशा ये यहाँ क्या कर रही है। पीछे कोई और नहीं त्रिशा ही थी जो मुस्कुराते हुए युवराज को पुकारते हुए बोली अंडस्को युवी तुम भी यहाँ आए हो। युवराज नहीं मुड़ा, उसने साइड महक को देखा जिसका चेहरा बिल्कुल कठोर हो चुका था। उसने धीरे से महक से कहा अंडस्को तुम अंदर जाओ। महक ने युवराज की ओर देखा और हाँ में सिर हिला दिया। वही युवराज उसको जाता देखता है, एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ता है जहां त्रिशा आ रही थी। युवराज बड़ी ही रूड टोन में कहा अंडस्को तुम यहाँ क्या कर रही हो। त्रिशा ने कहा अंडस्को वो मुझे आंटी ने बुलाया था, वैसे तुम भी आए हो, और अंदर जो गई वो तुम्हारी वाइफ थी, वो मुझसे मिली नहीं। युवराज बोला अंडस्को वो धोखेबाज लोगों से नहीं मिलती। त्रिशा को युवराज की बात सुन गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को खुद में दबा कर कहा अंडस्को युवी तुम कैसी बात कर रहे हो, माना मुझसे गलती हुई लेकिन मैं अब बदल गई हूँ। युवराज ने तंज भरी हंसी लाए बोला अंडस्को बदल गई हो, तुम्हें पता है सांप का जरूर जहर खत्म हो चुका है लेकिन वो डसना नहीं छोड़ता, और तुम तो वो नागिन हो जिसके अंदर जहर कभी खत्म ही नहीं हो सकता। त्रिशा को युवराज की बात सुन बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अभी एंट्रेंस में खड़ी थी और युवराज ने उसकी कितनी बेइज्जती कर दी थी। तभी पीछे से माया की आवाज आए अंडस्को ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम युवराज। युवराज माया की आवाज तो सुना लेकिन कुछ कहा नहीं पीछे मुड़ा। वो बस शांति से उन दोनों को देखा और वहां से अंदर चला गया। वही ऐसे उसे अंदर जाता देख माया उसको रोकती है अंडस्को युवराज तुम त्रिशा को लेकर जाना चाहिए। युवराज बोला अंडस्को उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अगर आपका है तो आप खुशी खुशी उसे अपने साथ अंदर लाइए। इतना बोल वो वहां से अंदर की ओर चला गया जहां उसे मोनिका और माही दिखी। मोनिका आराम से सोफे में बैठकर एप्पल खा रही थी। युवराज ने उसे देख कहा अंडस्को तुम माही को ऊपर लेकर जाओ। मोनिका ने उसकी बात सुन उसे देखा, फिर एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली अंडस्को और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मोनिका की बात सुन युवराज चिढ़ गया और वो बोला अंडस्को जितना बोल रहा हूँ उतना करो, अभी तुमसे मैं बहस कर नहीं सकता।
मोनिका ने भी तन के कहा अंडस्को नहीं करूंगी, उसके पैर है, वो ऊपर जा सकती है, अगर उसको तुम्हारी एक्स को फेस करने में इतना ही डर लग रहा है तो चली जाए ऊपर। युवराज को मोनिका के ये रवैया देख गुस्सा आ रहा था। हाँ, वो उसे तंग करती है, लेकिन ऐसे टाइम में उसको तंग करना उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही माया वहां गई, उसके पीछे पीछे त्रिशा भी आ रही थी। माया ने कहा अंडस्को तुम दोनों किस वजह से लड़ रहे हो। मोनिका ने एक नज़र युवराज को देखा, फिर वो माही के पास जाती हुई बोली अंडस्को कुछ नहीं मॉम, आज युवराज की वाइफ मुझे कुछ स्पेशल अपने हाथों से खिलाना चाहती है ना माही। माही और युवराज हैरानी से मोनिका को देखते हैं कि अभी वो कैसे युवराज से बहस कर रही थी और अभी कैसे माया के सामने उसे बचा रही है। सच में मोनिका जैसी लड़की कहीं नहीं हो सकती। वही मोनिका ने फिर से पूछा अंडस्को है ना माही, चलो तुम मुझे कुछ अच्छा सा खिलाने वाली थी। वो इतना बोल जाने लगती है तभी पीछे से त्रिशा बोली अंडस्को अरे युवराज की वाइफ को कहाँ लेकर जा रही हो मोनिका, मुझे उससे मिलना है। मोनिका पीछे मुड़ी और टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली अंडस्को तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं जिससे माही मिले, तो जिस काम के लिए आए हो वो करो और निकालो यहाँ से। इतना बोल वो माही को लेकर चलो गई। त्रिशा मोनिका की बात सुन आंख बबूला हो गई। ये दोनों भाई बहन ने समझ क्या रखा है, उसे जब देखो बेइज्जत किए जा रहे हैं। उसको अगर युवराज की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होती तो कभी ये सब नहीं सहती, लेकिन अभी मोनिका के कारण वो फिर से माही को नहीं देख पाए। उसे जानना था माही दिखती कैसी है। वही माया बोली अंडस्को त्रिशा बैठो। त्रिशा ने हाँ में सिर हिलाया। वही युवराज न चाहते हुए भी वहां बैठ गया और बोला अंडस्को बोलिए मॉम, आपने मुझे क्यों बुलाया था। माया ने कहा अंडस्को हाँ, मैं पूछना चाहती थी तुम्हारा और माही का रिश्ता कैसा चल रहा है। माया का ये सवाल सुन युवराज का दिमाग एक पल के लिए ठनका। वो बोला अंडस्को और ये सवाल आप क्यों पूछ रही हैं। माया ने कहा अंडस्को क्योंकि अगर तुम दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो तुम माही को डाइवोर्स देकर क्यों न तुम। माया ने इतना ही कहा था कि उसने युवराज को देखा जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। माया ने पहली बार युवराज को इतने गुस्से में देखा था। हाँ, युवराज को जब से मालूम चला था कि वो मानन फैमिली का असली वारिस है तब से उसे माया से नफरत हो गई थी। कैसे माया ने उसे टॉर्चर किया था, क्या क्या नहीं किया था। माया ने उसके साथ उसका लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश की, उसका हर वो चीज छीन लिया जिसे वो चाहता था। अब ये माया चाहती है कि वो माही को छोड़ दे, उसे डाइवोर्स दे दे। ये सुन उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माया ने युवराज को ऐसे बैठे देख कहा अंडस्को क्या हुआ युवी, तुम ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हो, क्या तुम माही को डाइवोर्स नहीं देना चाहते। देखो अब तो त्रिशा भी वापस आ चुकी, क्यों न तुम दोनों। वो इतना ही बोली थी कि युवराज की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी अंडस्को बस बहुत ही गया। त्रिशा जो माया की बात सुन खुश हो रही थी कि युवराज की आवाज सुन डर गई, वही माया भी युवराज का इतना खतरनाक गुस्सा देख घबरा गई। वो बोली अंडस्को युवराज क्या हुआ तुम्हें। युवराज ने जलती हुई आंखों से माया को देखा और कहा अंडस्को क्या हुआ। ये आप पूछ रही है मॉम, बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी हर खुशियां छीनी है और मेरी जिंदगी कंट्रोल की है। जब त्रिशा मुझे छोड़ के गई आपने मेरी शादी माही से करवा दी, अब मैं उसके साथ ठीक हूँ, हम दोनों आगे बढ़ रहे ही तो आप इस धोखेबाज लड़की त्रिशा से मेरी शादी कराना चाहती है। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया मैं ये करूंगा। युवराज को ऐसे बोलते देख माया हैरानी से बोली अंडस्को क्या कह रहे हो तुम। युवराज मैं माँ हूँ तुम्हारी और तुम्हारे लाइफ को डिसीजन लेने का हक है मुझे। युवराज ने माया की बात सुनी तो तंज भरी हंसी के साथ कहा अंडस्को अच्छा, किसने किसने हक दिया आपको मेरी लाइफ को कंट्रोल करने का। मैंने तो नहीं दिया, तो आप किस हक की बात कर रही है। युवराज की बात सुन माया हैरान थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही युवराज ने गुस्से से कहा अंडस्को एंड प्लीज मुझसे और माही से दूर रहिए। अगर मुझे पता चला आप मुझे और माही अलग करने के बारे में कोई प्लान बना रही है तो आपके खिलाफ जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना बोल वो अपने जगह से उठ जाता है और किचन की ओर जाने लगता है जहां माही और मोनिका थे। वही मोनिका बोली अंडस्को वाव यार, ये युवराज का रंग इतना जल्दी कैसे बदल गया, क्या किया तुमने उसके साथ। माही ने उसे देखा और एक टेढ़ी मुस्कान दे दी। वो बोली अंडस्को ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मोनिका मुस्कुरा के बोली अंडस्को वैसे तुम पहले से ज्यादा डेयरिंग हो चुकी हो माहिरा। माही ने मोनिका के एक खतरनाक स्माइल के साथ कहा अंडस्को और डेंजरस भी। मोनिका ने एक स्माइल दी। तभी माही थोड़ी नाराजगी से बोली अंडस्को वैसे तुम बाहर क्या बोल रही थी, मैं उस त्रिशा को फेस नहीं कर सकती। हाँ, तुम्हें भी पता है उसको जान से मारने के लिए मेरे हाथ कितने आतुर हो रहे हैं।
मोनिका ने अपने दांत के बीच जीभ काटते हुए कहा, अंडस्को वो तो मैं युवराज को तंग करने के लिए कह रही थी, वरना मेरी कहाँ औकात है कि आप कैसी योद्धा को कुछ कह पाऊं। माही ने मुंह बना के कहा, अंडस्को हम अब नाटक करो कि तुम मेरी रूड नंद हो जिसे अपने भाभी पर दया नहीं आता। युवराज जी यही आ रहे हैं। मोनिका ने गहरी सांस ली और कहा, अंडस्को जी मैडम अभी करती हूँ। वही युवराज गुस्से में फूले हुए वहां पहुंचा और माही से बोला, अंडस्को माही चलो यहाँ से। माही के ऐसे ले जाता देख मोनिका बोली, अंडस्को अरे अरे ऐसे कैसे, अभी मेरी डिश बनी नहीं है। युवराज उसको घूर के बोला, अंडस्को बनी नहीं है तो खुद बना लो समझी। इतना बोल वो वहां से माही का पकड़ लेकर जाने लगा। वही मोनिका का मुंह फूल गया और वो मन में बोली, अंडस्को यार ये कितना रूड है। वही बाहर त्रिशा पर माया भड़क रही थी। वो बोली, अंडस्को तुमसे तो वो प्यार करता था ना, ऐसा क्या हो गया इन 4 महीनों में कि वो तुमसे नफरत करता है। त्रिशा को बहुत गुस्सा आ रहा था माया पर। वो खुद मन में बोली, अंडस्को इस पागल औरत की तो मैं जान ले लूं, पहले खुद मुझे युवराज को छोड़ने के लिए कहती है अब और उस पर ही दोष दे रही है, कितनी गिरी हुई औरत है। माया त्रिशा को जवाब न देता देख बोली, अंडस्को मुंह बंद क्यों है तुम्हारा, बोलो भी। त्रिशा बोली, अंडस्को वो मैं। वो इतना ही बोली थी। माया ने युवराज को माही का हाथ पकड़े निकलते हुए देखा। वो बोली, अंडस्को युवराज रुको, कहाँ जा रहे हो तुम, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। युवराज नहीं रुका। वो माही का हाथ पकड़ के वहां से चला गया। वही त्रिशा भी युवराज को देखने के लिए मुड़ी ही थी, वो तब जा चुका था। माया परेशान होकर सोफे में बैठ और खुद से बोली, अंडस्को आह ये लड़का पता नहीं क्या हुआ है इसे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा इतने सालों का को महंत था वो सब खराब हो जाएगा। उसने त्रिशा को देखा जो उसे ही बड़े ध्यान से सुन रही थी। ये देख माया गुस्सा हो गई। वो चिल्ला के बोली, अंडस्को अब तुम यहाँ क्यों बैठी हो, निकलो यहाँ से, तुम भी अब किसी काम की नहीं रही इसलिए तुम अब यहाँ से जा रही हो। त्रिशा हैरानी से माया को देखने लगी। वो बोली, अंडस्को आंटी ये आप क्या कह रही है, मैं तो युवराज के लिए आई थी ना, आप कैसे मुझे यहाँ से भेज सकती है। माया ने कहा, अंडस्को युवराज के लिए आई थी लेकिन युवराज को पाने के लिए तुम कुछ की नहीं, जिसके कारण वो उस 2 कौड़ी की लड़की के प्यार में गिर रहा है। अब तुम्हारा काम तो तुम की नहीं तो मैं क्यों अपने पैसे बर्बाद करूं तुम्हें यहाँ रुका कर, कल ही तुम्हारा टिकट इंडिया के लिए कर दूंगी, निकल जाना यहाँ से और कभी अपना शकल नहीं दिखाना। माया की बात सुन त्रिशा ने माया को मानना चाहा लेकिन माया नहीं मानी, उल्टा और उसका बेइज्जती कर दी। वही त्रिशा की ऐसे बेइज्जती देख मोनिका हंस रही थी। वो अपने मन में बोली, अंडस्को ये तो बस शुरुआत है त्रिशा, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। इतना बोल वो एक खतरनाक स्माइल करती है। वही दूसरी तरफ बंगलौर में आरिफ के केबिन में मान्या बैठे काम कर ही रही थी। आरिफ उसके बगल में आ जाता है और मान्या को घूरने लगता है। मान्या उसके अपने तरफ घूरते हुए देखती है तो पूछती है, अंडस्को क्या हुआ, मुझे ऐसे को देख रहे हो। आरिफ थोड़े गुस्से में बोला, अंडस्को ये सब क्या है। इतना बोल वो अपना आईपैड उसको दिखाता है। मान्या बिना कोई हैरानी से बोली, अंडस्को ओह तुम्हें पता चल गया। आरिफ मान्या की बात सुन चिढ़ गया और बोला, अंडस्को पता चल गया का क्या मतलब है, तुमने ये सब कब किया। मान्या ने उसे देखा और एक तिरछी मुस्कान दी लेकिन कुछ कहा नहीं। आरिफ के ऐसे पूछने पर मान्या ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरे न्यू फिल्म साइन कर ली। आरिफ ने घूर के कहा, अंडस्को तुमने बताया क्यों नहीं। मान्या ने कहा, अंडस्को बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, वैसे आज उसका इन्वेस्टर मुझसे मिलना चाहता है। आरिफ हैरानी से बोला, अंडस्को तुमने ये सब किया कैसे, तुम तो सब कुछ भूल चुकी हो ना। मान्या ने कहा, अंडस्को अरे हाँ लेकिन गूगल है, मुझे पता चला, मैं ब्लूबेरी एंटरटेनमेंट की आर्टिस्ट हूँ तो मैं कल वहीं गई थी और देखो वहां मुझे कौन मिला, मेरा प्यारा मैनेजर आहान। इतना बोल वो आहान का फोटो अपने फोन से आरिफ को दिखाने लगती है, जिसे देख आरिफ चिढ़ के बोला, अंडस्को मैंने देखा है उसे लेकिन तुमने सही नहीं किया मुझे न बताकर। मान्या ने कहा, अंडस्को अरे यार कब तक उस बात को लेकर बैठे रहोगे, खुशी मनाओ, तुम्हारी वाइफ को न्यू काम मिला है, वैसे भी तुम्हारे बोरिंग से ऑफिस से ज्यादा मुझे मेरा काम करने में आएगा। वही आरिफ उसकी बात सुन बुरा सा मुंह बनाया और सोचा, अंडस्को ये औरत हमेशा से उसको ऐसे बोलती है, मेरी ऑफिस में लोग आने के लिए तरसते हैं लेकिन ये है कि उसे ऑफिस बोरिंग लग रहा है। मान्या ने टाइम देखा और कहा, अंडस्को ठीक है मैं चलती हूँ, मेरे मैनेजर का मैसेज आया है, शाम के 5 बजे इन्वेस्ट मुझसे मिलने वाला है, सो मुझे रेडी भी होना इसलिए बाय।
इतना बोल वो अपना बैग उठाए और जाने लगी। आरिफ उसको रोकना चाहा लेकिन वो बेचारा क्या बोलता अपने बीवी को, वैसे तो माफिया वाले काम तो नहीं करने जा रही है, मूवी ही करेगी तो ठीक है। इतना सोच वो अपने मन को माना लेता है। वही मान्या बड़े अच्छे से रेडी होकर अपने कार से उतरती है। वो अपने चेहरे पर एक सनग्लासेस लगा लेती है क्योंकि शाम होने के बावजूद भी वहां अभी धूप गई नहीं थी। उसने एक वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक वाइट बैग था। उसके आगे वाले सीट से अहान निकलता है और कहता है, अंडस्को मैम हम बहुत जल्दी आ गए हैं, क्या आप कुछ और करना चाहती है? मान्या ने अहान को देखा और एक स्माइल देते हुए बोली, अंडस्को हाउ स्वीट अहान, लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं करना, बस मेरे पीछे चलो। अहान मान्या के मुंह से अपनी तारीफ सुन सदमे में आ चुका था। मान्या जब से आई थी तब से बड़े अच्छे से उससे बात कर रही थी। अहान और पूरा ब्लूबेरी का स्टाफ मान्या को इस रूम में देखकर हैरान थे। तभी अहान बोला, अंडस्को बट मैम आप जाना कहाँ चाहती है? मान्या ने सामने एंट्रेंस की ओर देखा जहां बड़े से अक्षर में कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो बोली, अंडस्को बस किसी के पेशेंस लेवल को चेक करना है। अहान समझ नहीं पाया। मान्या उसको इग्नोर कर आगे जाने लगी। वही अहान भी जाने लगा। मान्या रिसेप्शन में जैसी पहुंची सब लोग वहां देखने लगी जहां मान्या खड़ी थी। ऑफ कोर्स देखेंगे, क्यों नहीं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी उनके इस होटल में क्या करने आई है? क्या वो किसी से मिलने आई है? मान्या बोली, अंडस्को कैन यू टेल मी इन विच रूम नम मिस्टर अरमान जामवाल इज स्टेइंग? रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई। वो बोली, अंडस्को व्हाट? वो हैरान भी क्यों नहीं होती, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी इतने बड़े बिजनेसमैन से मिलना चाहती है, लेकिन क्यों? मान्या ने उसे ऐसे देख पूछा, अंडस्को क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता? रिसेप्शनिस्ट बोली, अंडस्को नो मैम, वो मैं अभी बताती, लेकिन क्या आपके पास उनकी अपॉइंटमेंट है? मान्या ने स्टाइल से अपने बाल पीछे करते हुए कहा, अंडस्को मुझे किसी की अपॉइंटमेंट की जरूरत है। रिसेप्शनिस्ट ने ना में सिर हिला दिया तो मान्या बोली, अंडस्को सो डू फास्ट। रिसेप्शनिस्ट ने हाँ में सिर हिला दिया। वही अहान भी हैरान था। वो खुद से बोला, अंडस्को ये मान्या मैम मिस्टर जामवाल से क्यों मिलना चाहती है, जबकि वो मिस्टर बासु से फिल्म प्रोड्यूसिंग की बात करने वाली थी, लेकिन अब ये मैम क्या करना चाहती है? वो बेचारा कंफ्यूज था। वही रिसेप्शनिस्ट ने मान्या की रूम नंबर बता दिया। वही मान्या ऊपर लिफ्ट में जाने लगी, लेकिन उसने अहान को जाने से मना कर दिया। वही अहान थोड़ा हैरान था। वो बोला, अंडस्को क्यों मैम, आप अकेले उस खतरनाक इंसान से मिलना चाहती है? मैम मैंने तो सुना है वो बहुत डेंजर इंसान है, उसका लिंक माफिया से भी है, और आप अकेले जाना चाहती है? मान्या मुस्कुराते हुए उसके गाल खींचते हुए बोली, अंडस्को ओहो स्वीट मैनेजर, मेरी टेंशन मत लो, बस यही मेरा वेट करो, ओके? इतना बोल वो लिफ्ट में चली गई। वही अहान ने अपने गालों को छुआ। उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। बेचारा पहली बार इतना शर्माया था और ये सब उसकी खड़ूस मैम कर रही थी। ये सोच उसका दिल आज मानो आसमानों को छू रहा था। वो आज आसमान में उड़ रहा था। इतना खुश जो कर दिया था मनिया ने उसे, इसलिए वो वही खुशी खुशी खड़ा हो गया। वही मान्या लिफ्ट से उस फ्लोर में पहुंची जहां अरमान का रूम नम था। उसने एक तिरछी मुस्कान दी और अपने बैग से एक ब्लैक मास्क निकलती है। वो वही मास्क था जिसे वो हमेशा से माफिया बनने के लिए पहनती थी। उसने वो मास्क पहन लिया और एक मुस्कान के सामने देखते हुए अरमान के रूम की ओर बढ़ जाती है। वो वहां जाकर रूम का डोर नॉक करती है और डोर खोलता है जहां अरमान ही खड़ा था। वहां पर मान्या को खड़ा देख अरमान हैरान रह जाता है और कहता है, अंडस्को मान्या तुम यहाँ? मान्या उसको देखी और बोली, अंडस्को मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। अरमान तो ये सुन के ही पागल हो गया। वो बोला, अंडस्को सच में, तो तुम बाहर क्यों हो, अंदर आओ। मान्या ने भी हाँ में सिर हिलाया और अंदर चली गई। वही दूसरी तरफ आरिफ परेशान हो रहा था क्योंकि मान्या को गए हुए बहुत देरी हो चुकी थी और मान्या अभी तक घर नहीं आई थी। उसने मान्या को कॉल लगाया लेकिन मान्या का फोन बंद आ रहा था। वो फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अंडस्को ये मान्या पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तक आई क्यों नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं किस इन्वेस्टर के साथ मिलने गई है वो। इतना बोल वो सामने निखिल को देखता है जो आराम से वही सोफे में बैठकर एप्पल खा रहा था। आरिफ ने घूर के निखिल को देखा और कहा, अंडस्को तुम यहाँ एप्पल खा रहे हो, मेरी वाइफ गायब है। निखिल ने कहा, अंडस्को सर वो माफिया है, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। आरिफ ने कहा, अंडस्को वही तो टेंशन है, वो एक माफिया है, वैसे भी मुझे उस पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है, पता नहीं इन्वेस्टर से मिलने गई है कोई कांड करने। निखिल ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडस्को आपको अपनी वाइफ पर भरोसा नहीं है?
आरिफ ने कहा अंडरस्को बिल्कुल नहीं, उसके दिमाग में क्या चलता है कोई समझ ही नहीं सकता। अब मुझे पक्का भरोसा है वो कुछ तो कांड करके आएंगी, इसलिए जाओ उसे खोजो। निखिल ने कहा अंडरस्को बट सर वो बच्ची नहीं है, वो आ जाएंगी। आरिफ ने कहा अंडरस्को मैंने कहा न जाओ, उसे खोज के मेरे पास लाओ। निखिल ने एक गहरी सांस ली और बोला अंडरस्को ओके सर, मैं अभी मान्या मैम को खोज के लाता हूँ। आरिफ ने हाँ कहा, वही निखिल भी निकल गया। वही मान्या अपने उसी होटल से निकलते हुए आ रही थी, वही पीछे पीछे आहान भी आ रहा था, उसके चेहरे के हवायां उड़े हुए थे। मान्या ने बिना कोई भाव को उसे देखा और बोली अंडरस्को आज तुमने जो देखा उसे किसी को मत बताना, समझे। आहान जो पहले से इतना घबराया हुआ दिखाई दे रहा था वो जल्दी से बोला अंडरस्को ओके मैम, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। मान्या ने आगे देख कहा अंडरस्को वो पूछने का हक नहीं है तुम्हें। आहान आहान पहले से बहुत ज्यादा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था, उसने अब पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने जो देखा था उसके बाद से उसे मान्या से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, उसने आज तक इतना खतरनाक दृश्य नहीं देखा था। मान्या अपना फोन ऑन करती है तो देखती है आरिफ के 50 से भी ज्यादा मिस कॉल आए हुए थे। उसके चेहरे पर ये देखकर स्माइल आ गई और वो सोची अच्छा उसके हैंडसम आरिफ को उसकी याद आ रही थी। उसने कॉल बैक करने के बारे में सोचा ही था कि उसके सामने एक कार आकर रुकी। मान्या सामने की ओर देखती है तो वहां पर निखिल कार से उतर रहा था। निखिल को देख मान्या ने पूछा अंडरस्को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मान्या की सवाल सुन निखिल बोला अंडरस्को वो मैम सर ने आपको लेने भेजा है, सो आप चलिए मेरे साथ। मान्या ने उसे थोड़ी देर घूरा और मन में कहा अंडरस्को खुद लेने नहीं आ सकता था, उसे इस निखिल बॉडीगार्ड को भेजना था। वो बोली अंडरस्को मैं खुद से जा सकती हूँ, इसलिए तुम जाओ। निखिल बोला अंडरस्को सॉरी मैम, लेकिन सर ने अभी आपको बुलाया, सो प्लीज चलिए मेरे साथ। मान्या ने हाँ में सिर हिलाया और पीछे आहान को देखा जो कंफ्यूज होकर उन दोनों को देख रहा था कि उसकी मैम को लेने कौन आया है, कौन सर की बात चल रही है और मान्या कौन है। वो इतने सारे सवाल लिए वही खड़ा था, तभी उसे मान्या की आवाज आए अंडरस्को आहान तुम घर जाओ अपने और मेरी बात याद रखना। आहान होश में आया, फिर मान्या की बात सुनी तो घबराते हुए कहा अंडरस्को ओके मैम। इतना बोल वो अपने कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। वही निखिल ने आहान का वो घबराया हुआ चेहरा नोटिस कर लेता है और कुछ सोचने लगता है। वही उसे कार में बैठी मान्या की आवाज आए अंडरस्को वहां खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, कार स्टार्ट करो, मेरा प्यारा हैंडसम आरिफ मेरा घर में वेट कर रहा होगा। निखिल ने उसकी बात सुनी और मन में कहा अंडरस्को हाँ हाँ, खुद जैसे बहुत केयर करती है अपनी पति का। इतना बोल उसने अपना मुंह बनाया और कार में बैठकर कार स्टार्ट की और आरिफ के घर की ओर बढ़ गया। वही आरिफ अभी भी बेचैनी से मान्या का वेट कर रहा था। जब उसे कार की हॉर्न सुनाई दी तो वो खुश हो गया और जल्दी से बाहर जाता है जहां सच में मान्या आ चुकी थी। वो कार से बाहर निकल रही थी। आरिफ उसके पास जाकर थोड़े नाराजगी से बोला अंडरस्को कहाँ थी तुम इतने देर से। आरिफ की बात सुनकर मान्या पीछे मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली अंडरस्को अच्छा तुम्हें मेरी इतनी चिंता है हैंडसम आरिफ। आरिफ ने मुंह बनाते हुए कहा अंडरस्को चिंता क्या, तुम्हारा हस्बैंड हूं मैं, इतना मुझे करना पड़ेगा। मान्या ने उसे देख उसके गले लगते हुए हुए बोली अंडरस्को ओहो हस्बैंड ठीक है, अंदर चलो बताती हूँ मैं इतनी लेट क्यों हुई। वही निखिल अपने सर मैम को ऐसे चिपके हुए देखा तो खांसते हुए बोला अंडरस्को ओके सर मैं चलता हूँ। आरिफ ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निखिल अपने घर के निकल गया। आरिफ और मान्या मेन हॉल में आ चुके थे। आरिफ ने उसे देख पूछा अंडरस्को क्या इतना लेट क्यों हुआ तुम्हें। मान्या आराम से सोफे में बैठ गई और बोली अंडरस्को आज बहुत जरूरी काम किया मैंने। आरिफ ने पूछा अंडरस्को कैसा जरूरी काम, इन्वेस्टर से सीधा झगड़ वगड़ के नहीं आए हो ना। आरिफ की बात सुनकर मान्या हंसने लगी और वो पास रखा जग के पानी को ग्लास में भरते हुए बोली अंडरस्को नहीं नहीं, मैं झगड़ा नहीं किया, सीधा एक्शन लिया मैंने। आरिफ को अब मान्या की बात सुन कुछ शक होने लगा। वो बोला अंडरस्को कैसा एक्शन। मान्या पानी के लास्ट घूंट अपने गले से उतरते हुए बड़ी खतरनाक तरीके से स्माइल करते हुए बोली अंडरस्को मैं उसका मर्डर करके आई हूँ। आरिफ मान्या की बात सुन शॉक में था, वो अपने जगह से खड़ा हो गया और बोला अंडरस्को व्हाट। मान्या मुस्कुराए और बोली अंडरस्को हाँ सही सुना तुमने। आरिफ ने पूछा अंडरस्को क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने। मान्या ने उबासी लेते हुए कहा अंडरस्को वो मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता था, तो उसकी मैंने जान ले ली, अब नरक में नाइट स्पेंड करेगा।
आरिफ ने ये सुना तो उसकी मुठिया कस गई। उस इन्वेस्टर की इतनी हिम्मत कि उसकी वाइफ के साथ नाइट स्पेंड करना चाहता था। अच्छा हुआ मान्या ने उसकी जान ले ली, वरना आज तो आरिफ उस इन्वेस्टर की जान अपने स्टाइल में किस तरह से लेता उसे खुद नहीं मालूम। वैसे तुम ये सब करके बची कैसे, वहां तुम्हें किसी ने देखा नहीं? आरिफ ने मान्या को देख पूछा। मान्या बोली, अंडस्को देखा न हान ने, उसने मेरी मदद की। और एक खुशी की बात बताऊं? आरिफ पूछा, अंडस्को क्या अंडस्को? मान्या ने कहा, अंडस्को हमें वहां पर एक और इन्वेस्टर मिल गया, रास्ते में उन्होंने भी हमारी मदद की। आरिफ हैरानी से पूछा, अंडस्को क्या? मान्या ने कहा, अंडस्को हाँ, बड़ा हैंडसम इन्वेस्टर मिल गया मुझे। आरिफ ने घूर के मान्या को देखा। वो तो ये सब ऐसे बता रही थी कि जैसे कि वो कोई तोहफा जीत के आए हैं। उसने घूरते हुए पूछा, अंडस्को अच्छा तुम्हारे न्यू इन्वेस्टर कौन है? मान्या ने उसे देखा और कहा, अंडस्को मेरा दुश्मन। आरिफ कंफ्यूज होकर पूछा, अंडस्को कौन दुश्मन? मान्या ने कहा, अंडस्को अरमान जामवाल। आरिफ हैरानी से मान्या को देखने लगा। वो बोला, अंडस्को क्या?